नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड्स तेजस्वी मन का हिंदी ऑडियो। तो आइए सुनते हैं इसका छठा भाग, ज्ञानवान समाज। प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया तथा इसकी योग्यता को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों तक सिमट कर रह गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूल धूसरित कर लिए थे और वे साधारण जीवन से ही संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षिक संस्थानों में, अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों में तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग, प्रक्रिया दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशल से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा हैं, दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की तरह ही ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गांवों में गैर पुरातन पंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार छिपे हैं। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता रहा है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इसके प्रचार प्रसार की भी परंपरा रही है। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग थलग हैं और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज में बदल गया, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का प्रबंध ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिया जा सकता है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रखरखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। यही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। टाइफैक के कार्यदल ने उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर ली है जो ज्ञानवान समाज बनने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये क्षेत्र हैं
सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन तथा दूर शिक्षा, पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग करने वाली प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और सूचना एवं मनोरंजन के समन्वय से उपजा इंफोटेनमेंट का नया क्षेत्र। सौभाग्यवश इन प्रमुख प्रौद्योगिकियों को युवाओं के उद्यमी जज्बे से उन्नत बनी सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए कई किस्म की प्रौद्योगिकी तथा समुचित प्रबंधन प्रणाली को एकजुट होकर काम करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने जिस प्रकार अपने लिए जगह बनाई है, उससे स्पष्ट है कि वह जल्द ही स्वयं को ज्ञानवान समाज में बदलने के अवसर का लाभ उठा सकेगा। इन प्रमुख क्षेत्रों में धन पैदा करने की कार्यप्रणाली तथा सन 2008 तक $50 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने के विषयों पर फिलहाल विचार विमर्श जारी है। साथ ही इस बात पर चर्चा चल रही है कि सामाजिक बदलाव के लिए घरेलू स्तर पर ही $30 अरब मूल्य के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को तैयार करने की क्षमता कैसे विकसित की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि भारत को ज्ञानवान समाज में बदलने के लिए योजना आयोग ने एक कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए गठित संचालन समिति का अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। उचित नीतियों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का निर्माण, विनिमय विधियों में बदलाव, भागीदारों की पहचान तथा युवा और ऊर्जावान नेताओं को तैयार करना बड़ी चुनौती है। ज्ञानवान समाज की स्थापना के लिए जरूरी दूसरे अवयव अर्थात धन के निर्माण के उद्देश्य से नागरिक को केंद्र में रखकर दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि व्यापार नीति, प्रयोगकर्ता प्रेरित प्रौद्योगिकी निर्माण और सघन उद्योग प्रयोगशाला, शिक्षण संस्थान से संपर्क एवं समन्वय कायम किया जा सके। 2010 तक ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरना देश के सामने महत्वपूर्ण अभियान है। हालांकि ज्ञानवान समाज के समक्ष सामाजिक बदलाव और धन निर्माण रूपी 2 आयामी लक्ष्य होते हैं, लेकिन भारत के सामने ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने का तीसरा आयाम भी मौजूद है। यह ज्ञान का संरक्षण है और इसके लिए सशक्त दायित्व बोध होना जरूरी है। चौकसी और निगरानी के जरिए हमारे संचार तंत्र और सूचना उत्पादकों को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाकर रखना बेहद जरूरी है। बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा संबंधित विषयों को लेकर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। साथ ही यह भी कि हमारा प्राचीन ज्ञान और संस्कृति हमारे संसाधन आधार का हिस्सा हैं और इस नाते उसके संरक्षण की भी जरूरत है। सन 1960 में कृषि क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण रूप से देश की 74% आबादी को रोजगार मिला हुआ था। सन 1992 में यह आंकड़ा घटकर 62% रह गया और सन 2010 तक इसके घटकर 50% हो जाने की आशंका है, जबकि तब तक कृषि उत्पादों की मांग बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। खेती बाड़ी तथा कृषि उत्पाद क्षेत्र में संलग्न मानव शक्ति में आई कमी की भरपाई के लिए अधिक उत्पादकता और फसल कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन और विपणन की आवश्यकता है। मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन ने चेन्नई में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में हरित क्रांति के जनक श्री सी सुब्रमण्यम, विख्यात वकील श्री N.A. पालकीवाला तथा मुझे सम्मानित किया गया। उस समारोह के बाद मैंने 90 वर्षीय श्री सुब्रमण्यम से दूसरी हरित क्रांति की उनकी योजना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संकर बीजों के विकास के लिए नेशनल एग्रो फाउंडेशन स्थापित करने के अपने स्वप्न के बारे में मुझे बताया। उनका फाउंडेशन छोटे तथा मंझले किसानों को अपने साथ जोड़कर भूमि परीक्षण के लिए उन्हें प्रयोगशालाओं की सुविधा, मौसम संबंधी सूचना और बाजारों तक पहुंच मुहैया कराएगा, ताकि उनकी पैदावार तथा बेहतर कीमतों के जरिए वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। उनका लक्ष्य 10 लाख किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का था। स्वप्न दृष्टा सचमुच कभी बूढ़े नहीं होते। एक अन्य अवसर पर मैं कोयम्बटूर के नज़दीक पोलाची स्थित डॉक्टर महालिंगम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के साथ बातचीत कर रहा था। महान उद्योगपति और शिक्षाविद डॉक्टर महालिंगम भी हमारे साथ ही बैठे थे। वे हमें बता रहे थे
कि किस प्रकार कृषि, रसायन और कपड़ा उद्योगों के जरिए देश धन कमा सकता है। उद्योग धंधे और शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने संबंधी उनकी उपलब्धियों पर हैरानी जताते हुए मैंने उनसे पूछा, सर, अब आपका अगला अभियान कौन सा है? जब मैंने यह सवाल पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यह सवाल जिस व्यक्ति से कर रहा था उनकी उम्र 80 वर्ष थी। डॉक्टर महालिंगम ने जवाब दिया, मैंने 2500 वर्ष पहले के संगम में प्रयोग की गई तमिल लिपि का विश्लेषण किया है। अब मैं 5000 वर्ष के पूर्व प्रथम संगम में इस्तेमाल की हुई तमिल लिपि पर शोध करना चाहता हूँ। मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि स्वप्न दृष्टा वाकई बूढ़े नहीं होते। उद्योग धंधों के मामले में देखें तो सन 1960 में 11% आबादी लघु और बड़े स्तर के उद्योगों में लगी हुई थी। सन 1992 में भी यह आंकड़ा 11% रहा। अलबत्ता सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षित वृद्धि तथा WTO के तहत व्यापार प्रतिबंध हटाए जाने के बाद बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर सन 2010 तक यह आंकड़ा 25% तक पहुंच जाना चाहिए। रोजगार का ढांचा एक नए आकार में सामने होगा। सेवा या ज्ञान विज्ञान से जुड़े उद्योग क्षेत्र में रोजगार सन 1962 में 15% से बढ़कर सन 1992 में 27% हो गया। ढांचागत रखरखाव क्षेत्रों में तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और मनोरंजन की मांग को देखते हुए इसके बढ़कर 50% तक होने की संभावना है। इस परिवर्तन के चलते और ज्यादा संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होगी। वाणिज्य तथा उद्योग जगत के हमारे नेताओं को इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। क्षेत्रों से शहरों में होने वाले जन पलायन से स्पष्ट है कि दोनों के जीवन स्तर में काफी अंतर है। आदर्श स्थिति तो यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को समान रूप से आकर्षित करने वाला होना चाहिए ताकि पलायन हो ही नहीं। ग्रामीण शहरी पलायन के आंकड़े का लगभग 0 होना ही सर्वांगीण विकास का प्रतीक होगा। इस खुशहाल संतुलन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ग्रामीण विकास ही एकमात्र समाधान है। इसका आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी वही सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जो फिलहाल केवल शहरों तक ही सीमित हैं। इससे गांवों में भी शहरों के समान रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरी चुनौती होगी इन सुविधाओं को शहरों की तुलना में कम वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिकी कीमत पर उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहां रोजगार के अवसर जुटाने से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे भले ही शहरों से ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम उनके बराबर आकर्षक तो हो ही जाएं। उस स्थिति में ग्रामीण विकास के जरिए गांवों से शहरों को होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा, भले ही इस प्रवृत्ति को पूरी तरह उल्टा ना जा सके। इसलिए पूरा का उद्देश्य भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान तथा आर्थिक संपर्क कायम करना है। भारत के अनुभव से यह स्पष्ट है कि देहातों की प्रमुख समस्या अन्य इलाकों से उनके संपर्क की खस्ताहाल सुविधा है, न कि कुछ और। एक मुद्रिका सड़क के जरिए कुछ गांवों को आपस में जोड़ने तथा उस पर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने से यह समस्या दूर की जा सकती है। इस प्रकार आपस में जुड़े गांव कई तरह की सेवाओं के लिए बड़े बाजार भी उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे जो वे अकेले अपने दम पर नहीं कर सकते। मुद्रिका सड़क तथा परिवहन सेवा मिलकर ही उन आपस में जुड़े गांवों को भी एक आभासी शहर में तब्दील कर देंगे जहां हजारों लोगों का बाजार भी रहेगा। अत्याधुनिक दूरसंचार संपर्क व्यवस्था से युक्त ऐसे क्षेत्र में तेज विकास, फिर कुछ और लोगों का जुड़ना, अधिक निवेश और नतीजतन कुछ अधिक लोगों के वहां आने के एक सिलसिले को अंजाम देगा। मूल रूप से इसके लिए कुछ गांवों का चुनाव, उन्हें परिवहन और दूरसंचार संपर्क के जरिए आपस में जोड़ना, स्थापित विशेषज्ञों से इन गांवों की श्रृंखला के आसपास स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहना। उद्योग और वाणिज्य को आकर्षित करने के लिए इस सुविधा संपन्न क्षेत्र का प्रचार तथा क्षेत्र में इंटरनेट संपर्क सुविधा मुहैया कराना शामिल है। इस मॉडल में एक ऐसे क्षेत्र की परिकल्पना की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के
जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ साथ शहरी इलाकों में भीड़-भाड़ को कम कर सकती है। जाहिर है कि शहरों में मुख्य समस्या भीड़-भाड़ की है। हर इलाके में पानी की पर्याप्त आपूर्ति और कूड़े के निपटारे को लेकर समस्या है। किसी भी बसावट का एक न्यूनतम आकार होना जरूरी है ताकि भीड़-भाड़ वाले मौजूदा शहर की तुलना में वह प्रतिस्पर्धी हो। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विस्तार के न्यूनतम आकार को पार करने के बाद वर्तमान में भीड़-भाड़ वाला शहर आर्थिक दृष्टि से भी किफायती नहीं रह पाता। पारंपरिक रूप से आयताकार यानी 10 किलोमीटर गुणा 6 किलोमीटर वाले शहर के मुकाबले इस मॉडल में मुद्रिका के आकार में बसाए शहर को लिया गया है, जिसमें 8 से 10 गांव होंगे और प्रत्येक गांव लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का होगा और वे एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ऐसे शहर के लिए केवल एक परिवहन मार्ग की जरूरत होगी और आयताकार शहर की तुलना में इसमें दूरी भी आधी ही होगी, अर्थात यातायात साधन की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी जबकि प्रतीक्षा समय आधा होगा। इसमें जंक्शन होंगे ही नहीं। आयताकार योजना में जहां 8 मार्गों की जरूरत पड़ती है, वहीं इस मॉडल में केवल एक मार्ग ही काफी होगा, यानी लोगों को मार्ग बदलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार यातायात समय की भी बचत होगी, क्योंकि इस मामले में पूरा यातायात एक ही मार्ग पर सिमटा होगा। इसलिए अपेक्षाकृत कम आबादी के लिए भी उच्च कार्य कुशलता वाली यातायात प्रणाली किफायती साबित हो सकती है। इससे खर्च में कमी आएगी और लोगों को भी सुविधा होगी। ज्ञान के क्षेत्र में शक्ति संपन्न बनाने के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है तथा स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षा तंत्र को देहातों तक ले जाने की पूर्व शर्त उनमें बेहतर संपर्क व्यवस्था का होना है। कुछ क्षेत्रों के विकास का खाका तैयार किया जा चुका है और हमें इस दिशा में काम करना है। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष श्री रतन टाटा ने मुझे पुणे स्थित टेल्को संस्थान में आने और विशेषकर पूर्ण रूप से स्वदेशी इंडिका कार की डिजाइनिंग, निर्माण तथा विकास कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों को देखने समझने का निमंत्रण दिया। इस यात्रा को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित था। मुझे लगा कि इस यात्रा से मुझे उन कुछ एक सवालों के जवाब मिलेंगे जो कई मौक़ों पर मुझसे पूछे गए हैं। इसरो की हमारी टीम ने जब सन 1980 में उपग्रह प्रक्षेपण यान का सफल परीक्षण और रोहिणी को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया तो यह देश के लिए गौरव का अवसर था। फिर जब फरवरी 2000 में मैंने हल्के लड़ाकू विमान के पहले प्रारूप मॉडल को आकाश में उड़ान भरते देखा, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने स्वदेश में ही विकसित किया था, तो यही कहा गया कि इस अत्याधुनिक क्षेत्र में क्षमता रखने वाले कुछ गिने चुने देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। यह विभिन्न R&D प्रयोगशालाओं, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, प्रयोगकर्ताओं तथा सरकार के बीच अच्छे तालमेल का नतीजा है। मेरी यात्रा के दौरान श्री रतन टाटा जी ने मुझे अपने उस स्वप्न के बारे में बताया जिसके मुताबिक वे भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने समय तथा धन खर्च कर इकाइयां स्थापित करने की बजाय कई देशों की कार निर्माण इकाइयों का अधिग्रहण करने का फैसला किया। वे इनकी मौजूदा क्षमता से 5 गुना ज़्यादा कारें बनाने के दिन का इंतजार कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के स्तर को प्राप्त किया जा सके। यह एक सुंदर विचार है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय औद्योगिक परिसरों के अंतर्राष्ट्रीय निकायों में बदलने के बाद उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तब्दील करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे और मेरे दल को कई वैज्ञानिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा प्रबंधन संस्थाओं द्वारा आमंत्रित किया जाता है ताकि हम राष्ट्रीय चुनौतियों कार्यों के सिलसिले में प्राप्त अपने अनुभवों को बांट सकें। मुंबई के छात्रों के साथ बातचीत के क्रम में एक सवाल जो मुझसे किया गया था वह अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। प्रोफेसर कलाम, हम यह देखकर बेहद खुश हैं कि भारत अपने उपग्रह प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रहों, सामरिक महत्व के प्रक्षेपास्त्रों
और परमाणु हथियारों के साथ साथ बिजली घरों का निर्माण खुद कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत अपनी खुद की यात्री कार, जिसमें भारतीय इंजन ही लगा होगा, कब तक बना पाएगा? जब मैं टेलीकॉम में डिजाइन, हिस्से पुर्जों के निर्माण, असेंबली, टेस्टिंग वगैरह की प्रक्रियाओं को देख रहा था और मुझे बताया गया कि कंपनी हर साल 60,000 कारें तैयार कर रही है, तो मुझे यह सवाल याद आ गया। मैं न सिर्फ उस सवाल के जवाब को साक्षात देख पा रहा था, बल्कि अपने देश की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कायम मजबूती को भी महसूस कर रहा था। विप्रो ने जब अक्टूबर 2000 में बंगलौर में एक सचल हृदय जांच क्लिनिक के उद्घाटन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, तो उस समय भी मैं एक अवधारणा को मूर्त के रूप में देख पा रहा था। मेरे दोस्त अरुण तिवारी ने इस परियोजना के लिए सिस्टम संबंधी अवधारणा उपलब्ध कराई थी। उद्घाटन के बाद मैंने विप्रो जीई केंद्र का दौरा किया, जहां उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर विशेष प्रकार के चिकित्सीय उपकरण तैयार किए जाते हैं। यहाँ एक युवक मेरे पास आया और उसने मेरी कमीज पर एक छोटा सा राष्ट्रीय ध्वज टांग दिया। मैंने उससे हाथ मिलाया और पूछा, युवक, क्या तुम यहाँ रुककर देश के लिए काम करोगे? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे पेशे से जुड़ा हूँ जिसमें रोगों के निदान के लिए जरूरी उपकरण बनाए जाते हैं। मैं उस पेशे को समर्पित हूँ जिसमें दूसरों की तकलीफें दूर करने की कोशिश की जाती है। मेरी यहाँ ज़रूरत है। मैं उसका जवाब सुनकर खुश हो गया। स्वयं वह केंद्र भी मुझे स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में दो देशों के बीच कायम संयुक्त उपक्रम सा ही लगा। कार्यक्रम के बाद विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी मेरे साथ रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के गेस्ट हाउस तक आए। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि वे कर्नाटक में प्राथमिक विद्यालयों की मदद कर रहे हैं ताकि अधिक बच्चों को स्कूलों तक लाया जा सके। गेस्ट हाउस में चाय पीते हुए मैंने उनसे पूछा, व्यापार की दुनिया में विप्रो ने इतना ऊंचा मुकाम कैसे हासिल किया है? प्रेम जी ने इसका बेहद प्रभाव वाला उत्तर दिया, प्रोफेसर कलाम, मेरे दिमाग में 3 पहलू स्पष्ट हो रहे हैं। पहला, पीढ़ियों तक पसीना बहाना और टीमों की कड़ी मेहनत। दूसरा, विप्रो में हमारा मकसद ग्राहक के लिए संतुष्टि जुटाना होता है। तीसरा, कुछ हद तक किस्मत भी साथ होती है। यदि पहले 2 पहलुओं पर कोई काम नहीं किया जाए तो तीसरा अपने आप ही कुछ भी नहीं कर सकता। विप्रो में हमने सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहकर धन पैदा किया है। इन तमाम संस्थानों के अनुभवों में एक बात समान है। कहा जाता है कि हम नियंत्रणों और प्रतिरोधी व्यवस्था के बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियां उपलब्ध करा सकते हैं। ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक तत्व हैं प्रतिस्पर्धी माहौल की उपस्थिति, नेटवर्किंग क्षमताएं, सामाजिक सरोकारों को साथ रखकर धन पैदा करना और इन सब से बढ़कर है युवाओं की प्रज्वलित प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, जब आप किसी महान उद्देश्य या असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सभी विचार सीमा तोड़कर विराट रूप ले लेते हैं। आपका मस्तिष्क भौतिक सीमाओं को लांघ जाता है, आपकी चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है और आप स्वयं को एक नई महान तथा रोमांचक दुनिया में पाते हैं। तमाम सुप्त शक्तियाँ, प्रतिभाएं और योग्यताएं जाग जाती हैं तथा आप खुद को इतने बड़े इंसान के रूप में पाते हैं जितना कि आपने सपने में भी अपने बारे में नहीं सोचा होता है। यह बात हम सभी को संबोधित करके लिखी गई है। किसी राष्ट्र के लोग ही उसे महान बनाते हैं। अपने प्रयासों से लोग अपने महान देश के महत्वपूर्ण नागरिक बन जाते हैं। प्रज्वलित प्रज्ञा इस धरती पर सबसे अधिक ताकतवर संसाधन है और हमारे देश के 1 अरब मस्तिष्क वास्तव में वह महान ताकत हैं जिनका यथोचित इस्तेमाल अभी किया जाना बाकी है।